everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, लास्ट चैप्टर में हमने सारे स्टेप्स जान लिए थे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, है ना, कैसे कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में रिवाइज कर लिया था। अब बारी आती है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पर ये यूज होता है, कहां कहां पर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की बात करूं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि ड्रग्स बनाने में, वैक्सीन्स बनाने में, है ना, फिर आपका आ जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट में, है ना, फिर आपका बायो रेमिडिएशन में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये सारे क्या है, ये सारे एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑल्टर किया गया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपके प्लांट भी हो सकते हैं, प्लांट होंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे जिनको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग इनको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या होगा एग्रीकल्चर में, है ना। एग्रीकल्चर में आप क्या क्या चाहते हो, आपके क्रॉप में क्या क्या होना चाहिए? तो पहला तो यहाँ पर ईल्ड बढ़ जाए। ठीक है, ये मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से इंक्रीज हो जाएगा ईल्ड। ठीक है, ये तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा, आपका जो क्रॉप होगा वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, है ना, मतलब उसको कोई बीमारी ना लगे। हम ऐसा ही तो चाहते हैं ना कि भाई अगर ऐसा क्रॉप बन जाए जिसको कोई बीमारी नहीं लगे तो हमारी ऑटोमेटिकली ईल्ड बढ़ जाएगी। तो डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए आपका क्रॉप। तीसरा, पेस्ट पैथोजन रेजिस्टेंस, उसको कोई भी कीड़ा मकोड़ा आके, कोई भी पैथोजन आकर आपके क्रॉप को नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, यही तो चाहते हो ना, ये ऐसे थोड़ी चाहते हो कि भाई कोई भी आए और आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, नहीं, हम नहीं चाहते हैं ऐसे। इसी वजह से यहाँ पर हम ऐसा क्रॉप बनाना चाहते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट तो हो, साथ ही साथ पेस्ट पैथोजन रेजिस्टेंस भी हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी पैथोजन आकर उसका नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, एनवायरमेंट टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? जो कोई एक्सट्रीम कंडीशंस होती है या फिर एक्सट्रीम एनवायरमेंट है उसमें भी वो सरवाइव कर पाए, उसमें भी वो टॉलरेट कर पाए उस एनवायरमेंट को। फिर आता है बायोफोर्टिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग ईल्ड तो बढ़ा रहे हैं बट हमें क्वालिटी भी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी ना अपने क्रॉप की, तो उसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप। तो ये सारे किसके एडवांटेज हो गए? जीएमओ के। किसमें? एग्रीकल्चर में। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करने वाले हैं हम लोग इंसुलिन की। देखो, पहले जो इंसुलिन है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था? पेनक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग्स, वहां से हम लोग इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे। बट अब उसकी वजह से, है ना, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। तो यहाँ पर हमने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, जो इंसुलिन है उसको लैब में ही बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर दो चेन्स होती है, ए एंड बी चेन्स, जो किससे लिंक्ड होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती है। तो हमने क्या किया, इन चेन्स को प्रोड्यूस किया किसमें? ई कोलाई में। ई कोलाई में इनको हमने प्रोड्यूस किया बाय इंसर्टिंग जीन ऑफ ए एंड बी चेन। ठीक है, ए एंड बी चेन को इंसर्ट करके हमने इन चेन्स को प्रोड्यूस किया और लेटर हमने इनको ज्वाइन किया केमिकली। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो आपका पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग था, जो पहला था जो अप्रूव हुआ था ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई इंसुलिन की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहानी है जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपके डिफेक्टिव जीन का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे? आपका जो भी डिफेक्टिव जीन है उसको क्या करके? उसको रिप्लेस करके। ठीक है, जो भी आपका खराब जीन है उसके बदले जो भी आपका सही वाला है उसको रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। ये आपका पहला केस जो था, फर्स्ट सक्सेसफुल केस किसका था? एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी का, है ना, जो एक बच्ची के अंदर ये परफॉर्म किया गया था। उसका नाम था अशांति डी सल्वा। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, फंक्शनल जीन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट के सेल में, बट इसका एक लिमिटेशन है कि ये आपका टेम्पररी होता है ना, परमानेंट क्योर नहीं है इसका। टेम्पररी इफेक्ट होगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको बार बार ये करवाना पड़ेगा, अदरवाइज परमानेंट क्योर इसका आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई जीन थेरेपी की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है?
कि यहाँ पर आप डिजीज को पहले ही डिटेक्ट कर लो कि भाई कौन सी बीमारी है, सिम्टम्स आने से पहले ही, है ना, सिम्टम्स आने से पहले ही आपके बॉडी में अगर वो बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट ज्यादा मतलब आसानी से हो जाएगा, है ना। वो ऐसा बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो अगर आप प्रिवेंशन लोगे पहले से, अगर पता चल जाएगा कि भाई इसको ये बीमारी होने वाली है, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप अपने बॉडी में जो भी बीमारी हो रही है, कोई भी डिजीज हो रही है, उसको अर्ली डिटेक्शन करवा सकते हो। पहला आ जाएगा पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो भी आपका डीएनए है, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसको बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है एलाइसा। एलाइसा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे, ठीक है। तो अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनेगा, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि भाई आपको कोई बीमारी हुई है या नहीं, और या फिर कितनी इंटेंसिटी की बीमारी है, कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे है या फिर ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स हो गए, है ना, पीसीआर और एलाइसा, जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी में अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो किसी भी डिजीज को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ HIV हो गया, कैंसर हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कहानी में। देखो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इंसुलिन के बारे में पढ़ा है, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन, है ना। और उसमें जो भी फंक्शनल जीन है उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसका लिमिटेशन मैंने बताया कि टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं है ट्रीटमेंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब बारी आती है बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, बीटी मतलब बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया है। ये जो आपका बीटी कॉटन है, इसमें ना क्राई जीन है ना। अब ये जो क्राई जीन है वो कहां से लिया गया है, इस बैक्टीरिया से लिया गया है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से लिया गया है। अब ये जो क्राई जीन है ना, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग क्राई प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्राई जीन जो है वो क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन बनाता है, ठीक है, क्राई प्रोटीन बनाएगा, और ये टॉक्सिक हो जाता है आपके इंसेक्ट के गट में। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो गट है वो एल्कलाइन होता है ना। अब ये जो टॉक्सिक हो गया है ना, ये टॉक्सिक हो गया है, इसकी वजह से जो भी गट के जो एपिथेलियल सेल्स है वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उनसे प्रोटेक्ट करता है, इंसेक्ट से बेसिकली बचा रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब वही बिचौलिया वाली हरकतें हमने हटा दी, हमने बोला एक काम करते हैं डायरेक्टली जीन को ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर जीन ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसकी वजह से अब कोई भी इंसेक्ट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर किसको टारगेट किया जाता है, कॉटन बॉल वॉर्म को टारगेट किया जाता है, और ह्यूमंस के लिए सेफ है। आई बात समझ में, ओके। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो जाएगा, है ना। दूसरा, अचीव्ड यूजिंग बीटी जीन्स का इस्तेमाल किया है हमने, इसमें इको फ्रेंडली अप्रोच है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीटी कॉटन, जो हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया था, ठीक है। अब वही वाली बात है ना, अगर आपको कोई इंसेक्ट, आपके क्रॉप को कोई इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो ऑब्वियसली आपका यील्ड और इंक्रीज होगा, यील्ड और इंक्रीज होगा तो और मुनाफा होगा, ठीक है। वही पैसा पैसा, मोटी चैन मोटा पैसा, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन होती है एग्रीकल्चर में, है ना। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, तो देखो हम क्या चाहते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, है ना। तो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं हम लोग, है ना। क्वांटिटी तो इंप्रूव करना ही चाहते हैं, बट क्वालिटी भी तो इंप्रूव करें। आप कुछ भी थोड़ी दे दोगे किसी के, मतलब कोई खाना खा रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी आप खिला दोगे, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना उसमें। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, है ना। इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जिसको हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब कोई भी कंडीशन आ गई एक्सट्रीम या फिर हार्श कंडीशन आ गई, जैसे कि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, उस टाइम पर भी ये सर्वाइव कर जाए, है ना। नेक्स्ट है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, है ना। इन सब चीजों से अगर आप बच जाओगे तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, इसमें हेल्प करता है कि भाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवा देगा, है ना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करवा देगा, फिर उसके बाद टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस ये करवा देगा, है ना, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करवा देगा, ये इसका
एप्लीकेशन होता है इन एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आरएनए इंटरफेरेंस। अच्छा, इसकी बात मैं करती हूँ तो यहाँ पर ये जीन साइलेंसिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल अ नेमेटोड जिसका नाम है मेलोडी गाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, इन जो एक डिजीज कॉज करता है टबैको प्लांट में। ठीक है, अच्छा, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट में विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। इसका जो होस्ट होता है वो प्लांट ही होता है, तो इसी वजह से हम इस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है जीन को इंट्रोड्यूस करा सके। ठीक है, अच्छा, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन, ये तो हमने आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर ली। अब हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है मेडिसिन में, तो यहाँ पर वैक्सीन्स बनाने में, है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, ये किसका एप्लीकेशन आ गया, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में एप्लीकेशन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का क्या मतलब होता है, बायोपायरेसी का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का अनऑथराइज्ड यूज करना विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन, है ना। अब जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज है जो डेवलप कंट्रीज है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज के बायो रिसोर्सेज का यूज करती है ना, और उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बासमती राइस और नीम का, है ना, जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन होता है आपके डेवलपिंग कंट्रीज का, है ना, क्योंकि देखो डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी डेवलप नहीं होती है, तो वहां पर ज्यादा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उसका एक्सप्लॉइटेशन विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन जो बायोपायरेसी कहलाता है, और इसकी वजह से जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। बायोपेटेंट क्या है, लीगल राइट ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल इन्वेंशंस, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कंट्रोवर्शियल ड्यू टू एथिकल कंसर्न्स, ये हो गया आपका बायोपेटेंट। फिर आता है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, है ना, GEAC, जो रेगुलेट करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च इन इंडिया, है ना। साथ ही साथ ये आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की सेफ्टी भी इंश्योर करती है, और ये हो गया आपके जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी के बारे में। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये जो छोटू सा प्यारा सा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ठीक है, देखो प्रोसेसेस वाला चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का इक्वल वेटेज है ना। तो मैंने ट्राई किया है जितना हो सके मैं अच्छे से इसको रिवाइज करवा सकूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप सोच रहे हो कि इसको देखकर आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पहले वन शॉट देखना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर आप देखोगे तो ही आपके यूजफुल यूज में आएगा, अदरवाइज यूज में नहीं आएगा। तो पहले अपनी तैयारी कर लेना और रिवीजन के टाइम पर ये देख लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।